कैसे हो आप सभी। मैं ममता बिश्नोई, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो क्लास चल रही थी उसमें चैप्टर चल रहा था आपके पाचन तंत्र वाला, पाचन और अवशोषण का टॉपिक हम पढ़ रहे थे। और पिछली क्लास में हमने देखा था कि पाचन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं, जिसमें हमने बताया था कि एक भाग होता है आहार नाल और दूसरा भाग होता है पाचक ग्रंथियां। ठीक है, तो देखिए उसके बाद हमने मुख गुहा वाला पार्ट था जो आपके पढ़ लिया था, जिसमें हमने दांत जीभ के बारे में देखा था। उसके बाद जो भाग आता है मुख गुहा के बाद वो है ग्रसनी। इसको अभी हमें आगे कंटिन्यू करना है। तो देखिए ग्रसनी क्या है। ग्रसनी है श्वसन और पाचन का सम्मिलित भाग, यानी हमारे मुंह के बाद ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से भोजन भी गुजरता है और श्वास भी गुजरता है, इसलिए इसको कहा जाता है श्वसन तथा पाचन का सम्मिलित भाग है ये। ठीक है, तो ग्रसनी में आपको एक ही पॉइंट ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि आहार नाल का ऐसा कौन सा भाग है जहाँ से श्वास भी गुजरता है और भोजन भी गुजरता है, तो उसे बोले जाएंगे ग्रसनी, श्वसन तथा पाचन का सम्मिलित भाग। उसके बाद आपके यहाँ नली जैसी संरचना आती है, उसको क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे ग्रास नली है, इसको कहा जाता है इसोफेगस। ठीक है, ग्रास नली क्या है, बिल्कुल एक नली जैसी लंबी संरचना है जिसकी लंबाई होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। देखिए कैसी दिखाई देती है, तो आपके सामने ये दिखाई दे रही है, ये संरचना है जो बिल्कुल डार्क की हुई है, वो क्या है, ग्रास नली। और इसके ऊपर वाला ये वाला भाग है जहां से भोजन और श्वास दोनों गुजरते हैं, उसको क्या बोलेंगे, ग्रसनी। और ये वाला पार्ट है, ये क्या है, मुख गुहा। ग्रास नली के बाद एक थैले जैसी संरचना आती है, वो क्या है, आमाशय। और आमाशय के बाद है छोटी आंत, ये बीच वाली ये है छोटी आंत, और बाहर ये जो है ये है बड़ी आंत। ठीक है, तो ये पूरा अपना जो आहार नाल है उसका डायग्राम है। तो अभी हम देख रहे हैं ग्रास नली, जो एक पतली लंबी जैसी संरचना है, लंबी नली जैसी संरचना है, और इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। देखिए ये जो नली जैसी संरचना है, इसके अंदर ना तो पाचन की क्रिया होती है ना अवशोषण की क्रिया होती है। ये नली जैसी संरचना एक ही काम करती है, भोजन को मुंह से आमाशय तक पहुंचाना, यानी जो भोजन यहाँ पर पड़ा हुआ है इसको ये क्या करेगी, ले जाकर इस आमाशय के अंदर डाल देगी। यही काम होता है ग्रास नली का, भोजन को मुख गुहा से निकालकर आमाशय तक पहुंचाने का काम करती है। अब ये इसको काम करना है तो ये काम आसानी से हो, इसके लिए ये दो प्रक्रम अपनाएगी। एक तो एक अपने रास्ते को चिकना बनाएगी जिससे भोजन बीच में फंसे ना, आसानी से आगे चला जाए। और दूसरा काम ये क्या करेगी कि इस प्रकार क्रमाकुंचन गतियां करेगी जिससे भोजन है वो आसानी से आगे पास हो जाए। ठीक है, तो देखिए ये जो ग्रास नली होती है वो अपने रास्ते को चिकना बनाने के लिए क्या करेगी, तो ये चिकना बनाने के लिए इसकी आंतरिक परत होती है जिसको बोलेंगे म्यूकोसा, उससे एक लसलसा पदार्थ निकलता है जिसको बोलेंगे सलेष्मा। वो सलेष्मा चिकना होता है तो क्या करेगा, इस ग्रास नली की आंतरिक जो परत है उसको बिल्कुल क्या करेगा, चिकना बना देगा। ठीक है, उसके अलावा ये क्रमाकुंचन गति करेगी, एक तो रास्ता चिकना है और दूसरा ये क्रमाकुंचन गति करेगी जिससे भोजन है वो आसानी से आगे पास हो जाएगा और मुख गुहा से कहाँ पर चला जाएगा, आमाशय के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो ग्रास नली है ना, आपको ये इसकी दीवार दिखाई दे रही है ना, इसकी दीवार 4 परतों से बनी होती है। वो 4 परतें कौन कौन सी होती है, तो देखिए सबसे जो अंदर वाली परत होती है, ये बीच वाला भाग है ग्रास नली के, यानी ये इस प्रकार है। तो ये वाली जो दीवार है इसके अंदर 4 परतें होती है, 1 2 3 4, इस प्रकार की 4 परतें होती है। और ये वाला है बीच वाला खाली स्थान, तो ये बीच का खाली स्थान है। इसके पास में जो सबसे पहली वाली ये परत है ना, इसको क्या बोलेंगे, इसको कहेंगे म्यूकोसा। उसके बाद इससे बाहर वाली जो परत है उसको बोलेंगे सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। फिर सबसे इसके बाहर वाली परत है जिसको बोलेंगे पेशी स्तर, और सबसे बाहर वाली जो परत होगी उसको बोलेंगे सीरोसा।
तो ध्यान रखना, हमारी जो आहार नाल है उसकी आंतरिक दीवार है ना, वो पूरी आहार नाल के अंदर 4 परतों से बनी होती है। सबसे जो अंदर वाली होती है उसको बोलेंगे म्यूकोसा, फिर उसके बाद सब म्यूकोसा, फिर पेशी स्तर और फिर क्या है सिरोसा। 4 परतें होती है। तो ध्यान रखना, सबसे अंदर वाली होगी वो म्यूकोसा होगी और सबसे बाहर वाली होगी वो क्या होगी सिरोसा। तो ये जो ग्रास नली है वो चिकना पदार्थ निकालती है सलेस्मा। वो सलेस्मा कहाँ से निकलेगा, इस म्यूकोसा वाली परत के अंदर एक कोशिकाएं पाई जाती है जिनको कहा जाता है गोबलेट सेल या कलश कोशिका। गोबलेट सेल या कलश कोशिका। और इन कोशिकाओं के द्वारा एक चिकने पदार्थ का निर्माण किया जाता है जिसे क्या बोलेंगे म्यूकस या सलेस्मा। तो आप ये पॉइंट ध्यान रखना कि ग्रास नली के किस भाग से म्यूकस का स्राव होता है। तो ग्रास नली की जो सबसे आंतरिक परत होती है म्यूकोसा, म्यूकोसा के अंदर क्या होगा, जो ये गोबलेट कोशिका या कलश कोशिकाएं पाई जाती है और उनके द्वारा लसलसे पदार्थ का निर्माण होगा जिसको हम क्या कहेंगे म्यूकस या सलेस्मा, जो भोजन को चिकना बनाता है, रास्ते को चिकना बनाता है जिससे भोजन आसानी से मुख गुहा से आमाशय में चला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके ये था ग्रास नली वाला पार्ट। फिर हम देखते हैं अगला जो भाग है, अब इसमें 4 स्तर मैंने आपको बता दिए। सबसे बाहर वाला सिरोसा, फिर बाह्य पेशी स्तर, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, यानी सबसे अंदर वाला कौन सा होगा म्यूकोसा और सबसे बाहर वाला कौन सा होगा सिरोसा। आया समझ में? फिर देखिए सब म्यूकोसा में तंत्रिका कोशिकाएं और रक्त कोशिकाएं पाई जाती है। यानी मैंने आपको म्यूकोसा वाला पार्ट बताया था कि जो म्यूकोसा वाला है इसके अंदर क्या पाई जाती है कलश कोशिका पाई जाती है जो म्यूकस का स्राव करती है। लेकिन इससे बाहर वाली जो परत है सब म्यूकोसा, इसके अंदर क्या पाई जाती है, इसमें पाई जाती है रक्तवाहिनियां जो रक्त का परिवहन करती है, और पाई जाती है तंत्रिका कोशिका जो क्या करेगी मस्तिष्क से आने वाली सूचनाओं को यहाँ पर लेकर आती है। तो आया समझ में आपको म्यूकोसा और सब म्यूकोसा वाला पार्ट। ध्यान रखना म्यूकोसा में कलश कोशिकाएं होगी जो सलेस्मा का निर्माण करेगी, जो एक चिकना पदार्थ है जो रास्ते को चिकना बनाएगा, और जो सब म्यूकोसा के अंदर पाई जाती है रक्तवाहिनी और तंत्रिका कोशिकाएं। आपको पूछ सकते हैं कि जो रक्तवाहिनियां तंत्रिका कोशिका पाई जाती है वो आहार नाल की किस परत में पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है सब म्यूकोसा वाली परत में पाई जाती है। फिर मैंने आपको बता दिया ग्रास नली है वो भोजन को क्रमाकुंचन द्वारा ग्रसनी से आमाशय तक भेजती है। फिर अगला भाग आता है हमारे आमाशय। आमाशय के 3 भाग होते हैं। एक होता है यहाँ से जहाँ आमाशय प्रारंभ हो रहा है, दूसरा भाग जो आमाशय यहाँ पर समाप्त हो रहा है, ये बीच वाला भाग। 3 भाग है आमाशय के। जो ये सबसे प्रारंभिक भाग है इसको बोलेंगे जठरागम भाग। जठरागम भाग। दूसरा है जठर निर्गमी भाग जहां पर आमाशय समाप्त हो रहा है, और बीच वाला भाग है फंडस क्षेत्र। बीच वाला भाग क्या कहलाता है फंडस क्षेत्र। और पूरे आमाशय का ज्यादा एरिया को कवर कौन सा भाग करता है फंडस क्षेत्र। यानी आमाशय के तीनों भागों में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा होता है फंडस क्षेत्र। लगभग 80% एरिया को कवर करता है ये आमाशय के। देखिए आमाशय के 3 भाग, सबसे प्रारंभिक भाग है जठरागम, फिर अंतिम है जठर निर्गमी, और बीच वाला है फंडस क्षेत्र जो कुल आमाशय का 80% भाग बनाता है। आमाशय की दीवार भी 4 स्तरों की बनी होगी। जैसे मैंने बताया था आपको ग्रास नली की जो परत होती है वो 4 स्तरों से बनी होती है, तो आमाशय की दीवार में भी 4 स्तर होंगे। अब देखिए आमाशय जो है उसके अंदर क्या क्या संरचनाएं पाई जाती है। तो आमाशय की दीवार में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको कहा जाता है जठर ग्रंथि। जठर
ग्रंथि। इस जठर ग्रंथि के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कौन कौन सी होगी वो कोशिकाएं? एक तो होती है, देखिए, मुख्य कोशिका या इसको कहा जाता है जाइमोजन कोशिका, मुख्य कोशिका या जाइमोजन कोशिका। और दूसरी होती है ऑक्जेंटिक कोशिका। पहली होती है मुख्य कोशिका या हम उसको जाइमोजन कोशिका बोल सकते हैं, और दूसरी होती है ऑक्जेंटिक कोशिका। जो मुख्य कोशिका होगी वो क्या स्रावित करेगी? मुख्य कोशिका स्रावित करेगी एक तो पेप्सिनोजन एंजाइम और एक प्रोरेनिन एंजाइम, जबकि ऑक्जेंटिक कोशिका स्रावित करेगी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यानी जठर ग्रंथि में 2 कोशिकाएं पाई जाती है, एक तो मुख्य कोशिका या हम इसको जाइमोजन कोशिका कह सकते हैं, और दूसरी होगी ऑक्जेंटिक कोशिका। जो मुख्य कोशिका होगी वो 2 प्रकार के एंजाइमों का निर्माण करेगी, एक होगा पेप्सिनोजन और दूसरा होगा प्रोरेनिन। और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो कौन सी कोशिका स्रावित करेगी? ऑक्जेंटिक कोशिका। इन 2 एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से युक्त मिलकर जो रस निकलता है उसको बोलेंगे जठर रस। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि जठर रस का निर्माण कौन करती है? जठर रस का निर्माण करती है जठर ग्रंथि करती है, और जठर ग्रंथि जठर रस का निर्माण करेगी। जठर रस में क्या क्या पाए जाते हैं? 2 प्रकार के एंजाइम पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, और कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इन एंजाइमों का क्या काम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या काम है? तो देखिए, जो पेप्सिनोजन एंजाइम होता है वो निष्क्रिय अवस्था में होता है जब वो जठर ग्रंथि की कोशिका से निकलेगा, और प्रोरेनिन एंजाइम है ये भी निष्क्रिय होगा, दोनों ही निष्क्रिय होंगे। तो इनको सक्रिय करने का काम कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। वो पेप्सिनोजन को सक्रिय करके किस में बदल देगा? पेप्सिन में बदल देगा, और प्रोरेनिन को सक्रिय करके किस में बदल देगा? रेनिन में बदल देगा। अब देखिए, ये दोनों एंजाइम सक्रिय होंगे तो ये क्या काम करेंगे? जो पेप्सिन एंजाइम है वो हमारे आमाशय में प्रोटीन का पाचन करता है। देखिए, हमारे प्रोटीन का पाचन करने वाले 2 एंजाइम है, एक तो पेप्सिन और एक होता है ट्रिप्सिन। पेप्सिन तो पाया जाता है आमाशय में और ट्रिप्सिन पाया जाएगा छोटी आंत के अंदर। कुछ प्रोटीन का पाचन आमाशय में कर देता है ये पेप्सिन एंजाइम, और बाकी जो प्रोटीन बचता है या पूर्ण प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। कौन सा एंजाइम करता है? ट्रिप्सिन। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जो छोटी आंत है वो उसके अंदर मुख्य रूप से पाचन की क्रिया होती है। पाचन तंत्र हम स्टार्ट कर रहे थे, तो पाचन तंत्र का सबसे कॉमन पॉइंट बनता है कि पाचन की क्रिया मानव शरीर के किस अंग में होती है? तो छोटी आंत के अंदर होती है। तो छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम होता है ट्रिप्सिन। लेकिन अगर आपको आमाशय में पूछे कि आमाशय में प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो एंजाइम होगा पेप्सिन। इसलिए आमाशय को कहा जाता है प्रोटीन का, आमाशय को कहा जाता है, इस पेप्सिन को कहा जाता है आमाशय का प्रोटीन अपघटनी एंजाइम, यानी प्रोटीन को तोड़ने वाला, प्रोटीन का पाचन करने वाला आमाशय का प्रोटीन अपघटनी एंजाइम कौन सा होगा? पेप्सिन होगा। फिर दूसरा एंजाइम है रेनिन। ये रेनिन एंजाइम क्या करेगा? ये जो रेनिन एंजाइम है वो स्तनधारी शिशुओं के आमाशय में पाया जाता है। स्तनधारी शिशुओं के आमाशय में उपस्थित। तो ये दोनों जो एंजाइम है वो प्रारंभिक रूप में निष्क्रिय रूप में थे। जब ये जठर ग्रंथि से निकले थे तो ये कैसे थे? निष्क्रिय थे। फिर इनको सक्रिय करने का काम किसने किया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने किया, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने इनको सक्रिय करके किस में बदल दिया? पेप्सिनोजन को तो बदल दिया पेप्सिन में, और प्रोरेनिन को बदल दिया इसने रेनिन में। जो पेप्सिन एंजाइम है वो अभी हमारे आमाशय में उपस्थित है, जो प्रोटीन का पाचन करता है। लेकिन जो ये रेनिन एंजाइम है वो अभी हमारे आमाशय में उपस्थित नहीं है, ये शिशुओं के आमाशय में उपस्थित रहता है। वो बालक, वो शिशु जो माँ का दूध का सेवन करता है, माँ का दूध पीता है, उसके दूध में जो प्रोटीन है उसका पाचन करने के लिए रेनिन एंजाइम आवश्यक होता है। तो रेनिन एंजाइम स्तनधारी शिशुओं के आमाशय में पाया जाता है, हमारे आमाशय में ये उपस्थित
नहीं होगा। जब तक हम शैशव अवस्था में होते हैं तो हमारे आमाशय में कौन सा प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम होता है? रेनिन। लेकिन जैसे ही बड़े हो जाते हैं तो एंजाइम कौन सा काम करता है? पेप्सिन करता है। तो ध्यान रखना, अगर आपको सीधा पूछा जाए आमाशय में प्रोटीन का अपघटन करने वाला या आमाशय में प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है, तो आपको आंसर करना है पेप्सिन। और यदि आपको पूछा जाए कि स्तनधारी शिशुओं के आमाशय में प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? रेनिन करता है। ठीक है, आया आपको समझ में? और इन दोनों एंजाइमों को सक्रिय कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, ये बहुत प्रबल अम्ल होता है। और आपको पता है कि एसिड जहां पर भी गिरता है वो त्वचा को जला देता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो हमारे शरीर में आंतरिक स्तर में रिलीज हो रहा है। और आंतरिक परत जो आमाशय की परत है, आपको पता है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। अगर ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो डायरेक्ट उस स्किन के कांटेक्ट में आया तो ये उसको डैमेज कर सकता है। देखिए ये जो आंतरिक परत है ना, ये बहुत ज्यादा क्या है? सॉफ्ट है। अगर डायरेक्ट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसके चिपक गया तो ये क्या करेगा? इसको जला देगा। और अंदर से ये जब जल जाती है तो इस रोग को कहा जाता है अल्सर रोग। ठीक है, तो हमें क्या करना है? ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को निकालना ही बंद कर दे। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलना बंद हो गया तो क्या हो जाएगा? अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं निकला तो ये दोनों एंजाइम सक्रिय नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनको सक्रिय करने का काम कौन कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कर रहा है। तो हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकालना तो पड़ेगा, ये तो आवश्यक है। तो फिर हम क्या करें कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी निकलता रहे और आमाशय की दीवार भी नष्ट ना हो। तो हम क्या करते हैं? जठर ग्रंथि होती है, वो एक रस निकालती है, एक लसलसा पदार्थ निकालती है, उसको बोलेंगे श्लेष्मा। जो चिकना पदार्थ जो मैंने आपको बताया था ग्रास नली में निकलता है, ये चिकना पदार्थ, वही चिकना पदार्थ यहाँ आमाशय में भी निकलेगा। और क्या करेगा? ये चिकना पदार्थ आमाशय में निकलेगा और आमाशय की आंतरिक दीवार पर एक लेयर बना देगा, जिससे क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो डायरेक्ट आमाशय की आंतरिक परत के कांटेक्ट में नहीं आएगा, जिससे ये इस दीवार को अंदर से नष्ट नहीं कर सकता। आपने इसके चारों तरफ एक देखिए कवर बना दिया है, जिससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वो डायरेक्ट इसको टच नहीं कर पाएगा, जिससे ये दीवार है वो नष्ट भी नहीं होगी और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी अपना काम करता रहेगा। तो ध्यान रखना, आमाशय की दीवार को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अम्लीयता से कौन बचाता है? श्लेष्मा बचाता है। ठीक है, तो आपको आमाशय में क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने वापस मैं बताती हूँ। आमाशय के 3 भाग है, जठरागम भाग, जठर निर्गमीगाम भाग और फंडस क्षेत्र। और सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? फंडस क्षेत्र होता है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, आमाशय में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है जठर ग्रंथि, और वो एक रस का निर्माण करती है जिसे बोलेंगे जठर रस। जठर रस में क्या क्या पदार्थ पाए जाते हैं? जठर रस में पाए जाते हैं 2 एंजाइम, प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन। और क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो जठर ग्रंथि इन कोशिकाओं से जो पदार्थ निकालेगी उसी को तो हमने बोला है जठर रस। यानी जठर रस में क्या है? दोनों प्रकार के एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये जो जठर रस है ना, ये भोजन के पाचन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये जठर रस जब भोजन के साथ मिलेगा तभी क्या होगा? भोजन का पाचन होगा। तो देखिए आमाशय में जब भोजन के साथ जठर रस मिल जाता है तो भोजन है वो पाचन के लिए तैयार हो जाएगा और कहाँ चला जाएगा? आगे छोटी आंत के अंदर। ठीक है, अब देखिए आमाशय में उपस्थित जो भोजन है जिसके साथ जठर रस मिला हुआ है, इसका एक अलग से नाम दिया गया है। उसको क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है काइम। काइम। तो ध्यान रखना, आमाशय में उपस्थित भोजन क्या कहलाता है? आमाशय में उपस्थित भोजन कहलाता है काइम। ये नाम ध्यान रखना, आमाशय में उपस्थित भोजन कहलाएगा काइम। आया पॉइंट आपको समझ में? उसके बाद ध्यान रखना कि जो आमाशय का प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम है वो कौन सा है? आमाशय का प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम है वो है पेप्सिन। और स्तनधारी शिशुओं के आमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? वो पाया जाता है रेनिन। और जठर रस होता है, जठर रस में क्या क्या पाए जाएंगे? जठर रस में पाए जाएंगे ये दोनों एंजाइम, उसके अलावा पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कुछ मात्रा में पाया जाता है श्लेष्मा। तो जठर रस में ये सब चीजें पाई जाती है जो भोजन के पाचन के लिए आवश्यक होती है। इसी के कारण जठर रस को कहा जाता है पाचक रस, डाइजेस्टिव जूस बोला जाता है जठर रस को। अगर ये हमारे आमाशय में ज्यादा स्रावित होता रहता है तो व्यक्ति को भूख जल्दी जल्दी लगने लगती है,
भोजन का पाचन भी जल्दी होने लगता है। लेकिन कभी कभी आप चाय कॉफी पी लेते हो तो आपको भूख मिट जाती है, यानी उनमें जो कैफीन रसायन होता है वो इस जठर ग्रंथि को निष्क्रिय कर देता है। और यदि जठर ग्रंथि निष्क्रिय हो जाएगी तो क्या नहीं रिलीज होगा, जठर रस नहीं निकलेगा। ये अगर निष्क्रिय हो गई तो जठर रस नहीं निकलेगा, और जठर रस नहीं निकलेगा तो भोजन के साथ नहीं मिलेगा, तो भोजन पाचन के लिए तैयार नहीं होगा और आगे छोटी आंत में नहीं जाएगा, यहीं पर पड़ा रहेगा। यानी अपच बोलते हैं जिसको, भोजन का पूरी तरह पाचन नहीं हुआ, आपको पेट भरा भरा महसूस रहता है। ठीक है, तो ये आपके थे स्टूडेंट्स आमाशय के कुछ पॉइंट। नेक्स्ट क्लास में हम आपके छोटी आंत बड़ी आंत के बारे में देखेंगे। तो यहाँ तक आप ध्यान से पढ़िए, इसका स्क्रीनशॉट लेके बिल्कुल देख लीजिए। तो यहाँ तक की थी आपकी क्लास। थैंक यू सो मच।